नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। शिक्षकों का परिवार, टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली। बात करेंगे दोस्तों इस कंसेप्ट, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 43 की बात करेंगे। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे आपके 43 नंबर प्रैक्टिस सेट में, और 20 प्रश्नों में से आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका स्कोर, आपका फीडबैक कितना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है आपका इथेन है, अमोनिया है, मीथेन है, या हम एथिलीन की बात कर रहे हैं। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है, सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, CH4 मीथेन की बात करेंगे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जो वायुमंडल होगा, ठीक है, हमारे जो ऊपर का जो आवरण है, जो वायुमंडल है, जो गैसों का झुंड या क्या कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। तो हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, और दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ता है, ताप व दाब दोनों ही घटता है। तो हवाओं के झुंड में जब हम जाते हैं, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है और दाब बढ़ता है। क्या सही है? बिल्कुल गलत जवाब है। तो ताप बढ़ता है, दाब कम होता है। देखिए दोस्तों, ताप दाब दोनों बढ़ते हैं या ताप और दाब दोनों घटते हैं, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग? तो जब भी वायुमंडल में ऊपर जाएंगे ताप व दाब दोनों घटते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, धरती पर की वह जो वायु होती है, जैसे आप 10 से 15 किलोमीटर तक ऊपर उठती है, वैसे उसका ताप क्रमशः कम हो जाता है। यह सामान्य नियम है। पर बहुधा देखा जाता है कि वायुमंडल में वायु के कुछ ऐसे स्तर पाए जाते हैं जिनमें ऊंचाई के कारण ताप कम होने का स्थान पर बढ़ जाता है, और ताप के ऐसे स्तरों को ताप का उत्क्रमण क्या कहते हैं? ताप का उत्क्रमण, इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, या केवल उत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई के कारण ताप के कम होने की दर को क्षय दर कहते हैं, और ऊंचाई के कारण जब ताप कम होने के स्थान पर बढ़ता है तो वह क्षय दर ऋणात्मक होता है। ये आपको ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की, कि दोस्तों जब नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? जो नेत्र होता है, जो आइज होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी आंखें होती हैं, तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी किस द्वारा सही रखा जाता है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? सभी जानते समझते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखा जाता है? तो नेत्र के लेंस में जो फोकस दूरी होती वह सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पर है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स करें, बेफिक्र कमेंट करें, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करें। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। तो सूखी बर्फ या ड्राई आइस ठोस एक, सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या दोस्तों स्क्रीन पर है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। साधारण नमक वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या अमोनियम क्लोराइड होता है। सभी कमेंट करेंगे, हर एक भाई बहन जिनका सपना है, हर एक गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षा के सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम जो कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि लुढ़कती हुई गेंद
कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। इनमें से किसके कारण से ऐसा होता होगा? देखिए, हम लोग ऐसा होते हैं, बॉल जो अगर हमारी जैसे बॉलिंग करते हो, क्रिकेट मैच में देखते होंगे, या कोई भी चीज़ अगर बॉल होती है उसको फेंकते हैं, तो क्या होता है जब हम फेंकते हैं तो स्पीड 120 130 किलोमीटर पर आवर्स होती, 140 तक भी होती है। तो जैसे हम कुछ दूरी जाएगी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? यानी कोई भी वस्तु, अगर कोई बॉल गोल है उसको फेंकेंगे फिर भी गोल क्या होता है, वो ज़्यादा दूर तक जाती है, वो ठीक है ढनक जाती जिसे बोलते हैं, लुढ़क जाती है। तो ये किसके कारण से होता है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रमुख रीजन होता है, या जब भी हम बाइक से चल रहे होते हैं, कार से चल रहे होते हैं, साइकिल से चल रहे होते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो कैसा होता है? घर्षण बल कार्य करता है। और जब बाल ये जो होती है वह रेंगते रेंगते इधर उधर जाती है तो उसमें घर्षण बल कार्य करता है, जिस पर वह चलती है, लुढ़कती है, उसके वजह से फिर धीरे धीरे क्या होता है? वह रुक जाती है, वह होगा घर्षण बल की बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, संगमरमर या मार्बल किसका रूप है? शैल का है, नेस का है, चूना पत्थर का है, या बलुआ पत्थर का है? सभी कमेंट करेंगे, लाइम स्टोन या सैंड स्टोन। तो देखिए, संगमरमर जो मार्बल होता है किसका रूप है? तो सभी लोग जानते हैं कि चूने पत्थर का, लाइम स्टोन का रूप होता है। 8वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, या अमोनिया की बात करेंगे, HNO3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हम सभी लोग जानते हैं क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, शुद्ध पानी, किसी भी पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग और यूज करते हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या नियान है? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारक होता है और कोई नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 अणुओं की बात कर रहे हैं, O2 की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 10 प्रश्न, इसके बाद 10 प्रश्न करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, और 20 में से आपका स्कोर क्या है? 10+ है, 12+ है, 15+ है, या 20/20 है? सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, या प्रोटीन की होती है? जिसकी दोस्तों जो कुपोषण होता है इससे सबसे अधिक जो कमी होती है, सभी लोग जानते हैं हम किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, सभी लोग जानते हैं जो कुपोषण होता है, देखिए कुपोषण से क्या होता है, स्त्रियों में क्या होता है? रक्ताल्पता या घेंघा रोग, अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी, यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण का ही दुष्परिणाम होता है। और इसके अलावा ऐसे 50 रोग हैं जिनका कारण अपर्याप्त असंतुलन भोजन से होता है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रोबोट क्या है? दोस्तों नाम सुनते होंगे कि आगे जमाने में जो आने वाला है वह रोबोट का दिन आने वाला है। आदमी हम काम नहीं करेगा, रोबोट काम करेंगे, रोबोट खाना बनाएगा, किचन में जाएगा, सब कुछ करेगा। तो दोस्तों आखिर ये रोबोट है क्या चीज़? एक प्रकार का रॉकेट है, या एक बम है, या मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है? बहुत ही नॉर्मल साधारण सा प्रश्न है, बच्चा भी बता देगा कि रोबोट क्या है। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है, जो आप बोलेंगे वह उसका सिस्टम कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। 2 प्रतिबिंब बनते हैं, 4 प्रतिबिंब बनते हैं, 8 प्रतिबिंब बनते हैं, या अनंत प्रतिबिंब बनता है? तो 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनता है। कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो भी जब समांतर आपके दर्पण होंगे तो उसमें जो दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? सभी लोग जानते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अनंत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, इसलिए अनंत की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता, कोई भी जहाज है नदी में है और फिर वो जाके समुद्र में प्रवेश करे, तो वह जहाज ऊपर उठ जाएगी, नीचे धंस जाएगी, या उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, या उपरोक्त सभी? मतलब समझने का बात है कि नदी वाला जो पानी होता है उसका जल
ठीक है, जो जल होता है उसका लेवल क्या है, और एक समुद्र वाला जो जल भरा होता है उसका लेवल या उसका आकार कैसे होता है। तो सभी लोग जानते हैं समुद्र का जो पानी होता है उथल पुथल करता रहता है, जिसे हम ज्वार या भाटा कहते हैं, उसकी लहरें चलती रहती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, नदी में तो नॉर्मल प्रश्न होता है, ठीक है, केवल नदी में क्या होता है, बहाव होता है, लेकिन समुद्र में क्या है, बहाव नहीं होता, उथल पुथल होता है, अर्थात ऊपर नाव जो होगी वह उठ जाएगी। नदी के जल की तुलना में समुद्री जल की सघनता अधिक होती है। यही कारण है कि नदी के जल की तुलना में जहाज पर समुद्र जल द्वारा किया गया उत्प्लावन काफ़ी अधिक होता है, और समुद्र के जल में प्रवेश करते ही जहाज का स्तर उठ जाता है। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। देखिए, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड है, वह विश्राम की अवस्था में पृथ्वी पर आता है। जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए, घर्षण जो बल होगा वह जमीन में लगता है, ध्यान दीजिएगा। घर्षण बल जो होता है वह जमीन में कार्य करता है या वायु में भी कार्य करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जमीन में कार्य करता है। मतलब किसी को रोकना, ठीक है, अगर दीवार को आप ढोंसे तो दीवार क्या हो जाएगा, एक बल लगाएंगे, वो घर्षण बल का कार्य करता है, आपको आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर, तो सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे किसके कारण आता है। तो कोई भी पृथ्वी पर जब कोई गतिशील पिंड होता है तो विश्राम की अवस्था में, देखिए धरती पर भी और वायु पर भी, मतलब एक बल लगे, प्रतिलोम बल लगे, वही आपका घर्षण बल के कारण ही कहला जाएगा। प्रतिलोम बल लगना चाहिए, प्रतिद्वंदिता बल लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदान की अपेक्षा वायुदाब अधिक है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, या क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इसका कारण है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण जो है बल कम हो जाता है, जिसके कारण ऊपर ऊंचाई के स्थान पर बॉल उछालने पर ज़्यादा दूर तक उछल जाती है। अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, या घनत्व की बात कर रहे हैं। तो मात्रा के साथ निम्नलिखित में से ऐसा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है, कौन होगा? देखिए, सभी लोग जानते हैं आयतन में हो जाएगा, अगर बढ़ाएंगे आयतन तो उसका बढ़ जाएगा, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, भार भी बढ़ेगा, लेकिन घनत्व जो रहेगा, घनत्व सेम रहेगा, चाहे आप कितना भी मात्रा बढ़ा दें, घनत्व आपका सेम रहेगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि इनमें से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा? जैसे आपका जो एक प्रिज्म होता है और ये सूर्य की रोशनी जब उससे गुजारी जाती है तो उसमें 7 रंग निकलते हैं, आपको पता होगा। तो इसी प्रकार से जब सूर्य की रोशनी प्रिज्म में होकर गुजरती है तो आपको बताना किस रंग का अपवर्तन जो है सबसे अधिक होगा। तो सभी लोग जानते हैं जो नीला रंग होता है उसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। अपवर्तन की बात कर रहे हैं, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, क्योंकि नीला रंग कम तरंगदैर्घ्य होता है और यह वायु के अणुओं से बहुत अधिक होता है, इसके वजह से आपका नीला रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से है, जलयान की गति से है, हवाई जहाज की गति से है, या अंतरिक्ष यान की गति से हो जाएगा? तो सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। मैक संबंधित किससे होता है? यह हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है। किसी तरल माध्यम में किसी ऑब्जेक्ट की गति को ध्वनि की गति से तुलना करने के लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है, और मैक संख्या उस तरल माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की गति और उसी माध्यम से ध्वनि की गति का अनुपात होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है और बाद में उसे दिखाई देना आरंभ करता है। इसका कारण क्या होता है? हम लोग देखते हैं जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पूरा अंधेरा दिखाई देता है, अगर वहाँ पे लाइट या रोशनी नहीं है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे उजाला हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? उसकी आँख की आइरस सिकुड़ती है, उसकी आँख की आइरस फैलती है, उसकी आँख के लेंस और रेटिना की जो दूरी होती है वह बढ़ जाती है। यह हम बात कर रहे हैं कि उसकी आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो कोई व्यक्ति जब रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रोशनी जब सूर्य के प्रकाश में देखेंगे, डायरेक्टली ऐसे बंद कमरे में जाइए जहाँ पर लाइट प्रकाश न जाए, पूरा आपको अंधकार में जाएगा। उसका कारण होता है उसकी आँख की आइरस क्या होती है? सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
बिजली के हीटरों के नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? देखिए बिजली के जो हीटर होते हैं उसमें एक नाइक्रोम धातु होती है, ठीक है, इस तत्व का उपयोग में लाया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है। गलनांक अगर अधिक होगा तो फ्रिज नहीं लाएंगे। इससे अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है या उपयुक्त सभी कारणों से। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु, देखिए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक अधिक मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं कि इसके गलने के लिए, पिघलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, तापमान की आवश्यकता होगी, और इसीलिए गलनांक अधिक कहलाएगा। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है क्योंकि ये गलनांक अधिक होता है, और ये सभी रीजन कहलाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट के माध्यम से बताएंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके स्कोर क्या है, आपका कमेंट क्या है। ये सभी नॉर्मल जनरल क्वेश्चन कहलाते हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर टीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्न 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये क्लास है कंसेप्ट दोस्तों आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर है और जायसवाल सर या हमें अपनी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करें, और अपने परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फेसबुक पेज पर लाइक शेयर करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।